नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 29 मई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है ये। आज से 121 दिन करीब में आपके एग्ज़ाम में है, 121-122 दिन, तो कम समय बचा हुआ है अब आपके लिए, 4 ही महीना है। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, खूब मन से एक एक हिस्से को पढ़ कर रिवाइज़ करके पीटी एग्जामिनेशन में जाना है। पीटी के लिए कोई पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसलिए ध्यानपूर्वक रिवीजन पर फोकस कीजिएगा। अगर टेस्ट भी लगाइएगा तो रिवीजन के पर्पज़ से लगाइएगा। टेस्ट या तो आप ऑफलाइन दें या ऑनलाइन देते हैं तो ऑनलाइन बैठकर पोर्टल पर देने वाला सिस्टम सही नहीं होता है, क्योंकि वो जो तरीका होता है वो आपके एग्ज़ामिनेशन का मोड नहीं है। तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में टेस्ट दे सकते हैं। पीडीएफ ले लिया और उसको पढ़ कर टेस्ट लगा रहे हैं और उसका आंसर नोट डाउन कर रहे हैं, या तो ऑफलाइन अगर आपने कहीं ज्वाइन किया हुआ है तो वो सही रहता है। हम भी आपके लिए टेस्ट ला रहे हैं। 2 तारीख से टेस्ट शुरू होगा और अगस्त तक चलेगा। उसके बारे में डिटेल वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें प्राइस वगैरह भी बता दूंगा। लोएस्ट होगा, सबसे ज़्यादा सस्ता जो होता है, लेकिन क्वालिटी मेंटेन करने के लिए मैंने कोशिश की है, क्योंकि हमारा पहला टेस्ट होगा तो पूरी कोशिश करेंगे कि सबसे कम दाम पर आपको उपलब्ध हो और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ में उपलब्ध हो। ओके, टेस्ट के रिगार्डिंग एक डिटेल अलग से वीडियो दे दूंगा मैं, ताकि आप समझ जाएंगे कि मोड क्या होगा, किस प्रकार से लूँगा और एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसे मिलेगा आपको, वो सब कुछ मैं समझा दूँगा आपको। 2 तारीख से शुरू होगा तो उससे पहले मैं समझा दूंगा। पॉलिटी से शुरू करेंगे हम लोग और 25 टेस्ट करेंगे। ओके, चलिए फिलहाल आज का वीडियो देखते हैं कि क्या क्या है, टॉपिक हेडलाइन क्या है। तो एक तो है टेम्परेचर को लेकर, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर जितना इंसान बर्दाश्त कर सकते हैं उससे पार 2024 ईस्वी में ही हो गया है। हम जो बचपन में पढ़ते थे, याद कीजिए, स्कूल में, मिडिल स्कूल में होंगे या किसी प्राइवेट स्कूल में होंगे, तो पढ़ते थे कि भविष्य में आने वाले दिनों में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दिख सकता है, तापमान जो है वो 50 डिग्री जा सकता है। तो भविष्य अभी का ही पढ़ रहे थे हम लोग, आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले जब आप पढ़ रहे होंगे तो यही भविष्य था वो, है ना, जो भविष्य अभी दिख रहा है आपको। दिल्ली में 49 के आसपास पे भी टेम्परेचर गया है, 49 पॉइंट समथिंग, 50 के आसपास में तो बहुत सारे जगह पर देश में गए हैं। पहले हम पढ़ते थे, याद कीजिए, कि मरुस्थलीय इलाकों में 50 डिग्री तापमान पाए जाते हैं। अब ये अर्बन इलाकों में, शहरी इलाकों में आपको देखने को मिल रहा है और ये नॉर्मल होता जा रहा है। अब 2023 बीता, 2024 भी जब बीतेगा तो उस प्रकार से ही आपको फिर से न्यूज़ देखने को मिलेगा कि आज तक का सबसे गर्म वर्ष रहा 2024। इससे ज़्यादा गर्म वर्ष तो पृथ्वी ने कम से कम अनुभव नहीं किया था, उत्तर भारत के लोगों ने। ओके, इसको लेकर भी एक छोटा सा न्यूज़ है कि किस प्रकार से बचा जा सकता है। हमें आगे के अर्बन प्लानिंग में शहरों को प्लान करते समय ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वाटर बॉडी हो आसपास में। वाटर बॉडी का तात्पर्य क्या है कि कोई जल स्रोत हो आसपास, उसमें झरना, तालाब या इस तरह की जो बड़ी नदियां होती हैं या साफ़ नदियां होती हैं, उसके आस पड़ोस में तापमान अपने आप में ही कम रहता है। वो तापमान को क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं, कम करती हैं। हमें ग्रीन स्ट्रक्चर पर काम करना पड़ेगा, पेड़ पौधों को या शहरों को इस प्रकार से प्लान करना पड़ेगा कि 50 डिग्री तापमान हमारे लिए नॉर्मल हो सके, हम उसको झेल सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का बनाना पड़ेगा। हीट वेव से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है पूरे उत्तर भारत में, डेटा तक सामने नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल से डेटा आते उसमें कि हॉस्पिटल फुल है हीट वेव के मरीजों के कारण से, स्ट्रोक हो गया और वो गिर गए सड़क पर, इस प्रकार से। तो हमें आने वाले, जो आज के ही न्यूज़पेपर में है, कि हमें अर्बन प्लानिंग जो करनी पड़ेगी। जैसे दिल्ली शहर है, तो दिल्ली शहर इतना बड़ा शहर है, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई वाटर बॉडी का बड़ा सोर्स नहीं है, कोई बड़ा झील या झरना नहीं है। हैं कुछ झीलें हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा गंदे हैं कि उसके आस पड़ोस में आपको जाने का मन ही नहीं करेगा। तापमान को भले ही मेंटेन करते हैं, लेकिन बदबू भी फैलाते हैं बहुत तेज़। तो जैसे ही कोई शहर होता है जिसमें झील होता है बहुत बड़ा, या नदियाँ होती हैं, नाले होते हैं साफ़ वाले, जब दिल्ली के जो नाले हैं वो सभी कभी नदियाँ हुआ करती थी।
तो उनको हमें मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे तापमान जो हो वो सही रहे शहर का। साथ में पेड़ पौधों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें, उससे क्या होगा, तापमान को मेंटेन किया जा सकता है। अब वो समय आ गया है कि हमें इन चीज़ों पर सीरियसली सोचना पड़ेगा, नहीं तो अगले 5 सालों में हम रह नहीं पाएंगे पृथ्वी पर। आप तो अपने घर में एसी पंखा लगा लेंगे, लेकिन जिनके पास में ये नहीं है वो किस प्रकार से सर्वाइव करेंगे। इसलिए इस चीज़ पर हमें विचार करना ही पड़ेगा। समाधान जब भी आप लिखें इस चीज़ का, तो हमें लिखना पड़ेगा कि आगे के अर्बन प्लानिंग में हमें इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वाटर बॉडीज़ और उसके साथ में क्या क्या, पेड़ पौधे, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। साथ में पानी का शॉर्टेज भी देखा जा रहा है बड़े बड़े शहरों में। जैसे जैसे हीट वेव बढ़ रहा है तो पानी का शॉर्टेज और भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। उसके अलावा कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अल नीनो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब ला नीना की सिचुएशन बन रही है। ला नीना की सिचुएशन बन रही है, जिसमें क्या होगा, भारत में बहुत तेज़ वर्षा देखने को मिलेगी। इससे पहले थोड़ी सी सूखी कंडीशन हमने देखी, बहुत तेज़ ठंड देखी हमने अल नीनो के कारण से भारत में। अब हमें क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही भारी वर्षा देखने को मिलेगा। इसीलिए इस बार जो भारत सरकार का मौसम विभाग है, उसने प्रेडिक्ट किया है कि इस वर्ष 2024 में आपको जो मानसून है वो मोर देन नॉर्मल दिखेगा, बहुत अधिक वर्षा हो सकती है। तो वो ला नीना की सिचुएशन होगा, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम लोग इकोनॉमी में एक टॉपिक है शानदार सा, उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो आपके न्यूज़ का हिस्सा है। उसके पश्चात मुल्ला पेरियार डैम को देखेंगे और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जून में हम लोग चैनल पर बहुत सारे यूपीएससी, पीटी, पीवाईक्यू और उसके अलावा और भी कई सारे एनसीईआरटी, एमसीक्यू, कई सारे जो अलग अलग टेस्ट आते हैं उनके एमसीक्यू, इन सभी को हम लोग चैनल पर भी करेंगे। 71 बीपीएससी के लिए अगर आपको ऐड होना हो तो बताइएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक रहता है, इंस्टाग्राम का भी रहता है, व्हाट्सएप का भी मैं दे देता हूं, कहीं पर भी आप मुझे मैसेज कीजिए। 71 बीपीएससी के लिए ग्रुप शुरू हो गया है, 2 ही दिन हुए हैं, आप ज़रूर जुड़िएगा, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आर्टिकल क्या है। 71 बीपीएससी के लिए जो ग्रुप चल रहा है, शुरू हुआ है, उसमें एनसीईआरटी अभी हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद जीएस1, जीएस2 को भी कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी मीन सभी सब्जेक्ट को, फिर जीएस1, जीएस2 विथ करेंट अफेयर इसमें कंप्लीट करेंगे। सप्ताह में एक निबंध भी मिलता है आपको। अगर आपको जुड़ना हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है और आप जुड़ सकते हैं, बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप 71 बीपीएससी का अभी से तैयारी कर रहे हैं तो, कहीं कोचिंग वगैरह भी कर रहे हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोचिंग में सामान्यतः, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, कभी किसी को ब्लेम नहीं किया, ये सब काम नहीं करता हूँ मैं। नॉर्मली आपको आंसर राइटिंग पर फोकस नहीं करवाते हैं, वो अपना पढ़ाते हैं और पढ़ाई के पश्चात आपका कोर्स पूरा कर देते हैं। आंसर राइटिंग अगर आपको सीखना हो तो ज़रूर जुड़िएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना आर्टिकल डिस्कशन। देखिए टॉपिक क्या है कि बढ़ते कर्ज से घरेलू बचत जो है उस पर संकट उत्पन्न हुआ है। इसी को लेकर एक छोटा सा आर्टिकल आया था और वो न्यूज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि भाई क्या होता है घरेलू बचत, किस प्रकार से कम या ज़्यादा होता है, कर्ज का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। कि हाल ही में सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के मुकाबले अधिक ऋण लेने के कारण जीडीपी के मुकाबले अगर हमने ऋण ज़्यादा ले लिया तो वर्ष 2022-2023 के दौरान ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी अनुपात की तुलना में घरेलू निवल बचत में आई गिरावट के मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है। कि हमें जीडीपी की तुलना में हमने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया है, इसलिए जो डोमेस्टिक सेविंग है, हमारा बचत जो होता है घरेलू, वो कम हो गया है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने इसकी व्याख्या घरेलू बचत की संरचना में बदलाव मात्र के रूप में की है, जहां परिवारों को केवल उच्च भौतिक बचत के वित्त पोषण के लिए अधिक ऋण लेना पड़ता है। दरअसल में जो पारिवारिक बचत है वो कम हो गया है। जीडीपी में रेशियो बढ़ गया है, किसका, तो डेब्ट का, किसका, तो ऋण का रेशियो बढ़ गया है। इसके कारण से डोमेस्टिक जो सेविंग है वो कम हो गया है। लेकिन आर्थिक सलाहकार महोदय ने क्या बोला कि ये केवल एक पैटर्न मात्र है, एक केवल बदलाव मात्र है, एक संरचना मात्र है। इसी को लेकर एक छोटा सा बहस छिड़ गया है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ असहमत हैं। उनका मानना है कि इस प्रवृत्ति के पीछे केवल लोगों को अत्यधिक खर्च करने की आदतें नहीं है, बल्कि कई बड़े आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। इन्होंने बोला कि लोगों का ज़्यादा खर्च करने का, विशेषज्ञ जो हैं वो आर्थिक सलाहकार की इस बात से असहमत हैं कि आप केवल ये नहीं बोल सकते कि लोग खर्च ज़्यादा कर रहे हैं इस कारण से उनकी बचत
बचत कम हो गई है, बल्कि कई सारे ऐसे इकोनॉमिक चीज़ें हैं, इकोनॉमिक फैक्टर है जिसके कारण से सेविंग जो है वो कम हुई है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ये सरकार को आर्थिक मामलों पर सलाह देते हैं। भारत का केंद्रीय बजट पेश होने से पूर्व संसद पेश किए जाने वाले भारत के आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारी के लिए भी यही जिम्मेदार होते हैं। सीईए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का आर्थिक प्रभाग का प्रमुख होता है। उनके पास भारत सरकार के सचिव के समान का पद होता है। किसके पास में? तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इनके पास में। इन्होंने ही इस तरह का बयान दिया जिसके पश्चात से विवाद उत्पन्न हो गया। घरेलू शुद्ध वित्तीय बचत यह घरेलू आय के उस भाग को संदर्भित करता है जो ऋण एवं वित्तीय देनदारी के बाद बचता है तथा वित्तीय परिसंपत्ति जैसे बैंक जमा, स्टॉक, बॉन्ड या अन्य वित्तीय उपकरणों में निवेश किया जाता है। घरेलू शुद्ध बचत का तात्पर्य यह होता है कि आपने जितना खर्च किया और जितना कमाया उसके बीच का जो हिस्सा आपके पास में रह गया उसी को एक तरह से घरेलू बचत कहा जाता है। ओके, क्या है कि यह एक अवधि परिवारों द्वारा रखी गई वित्तीय संपत्ति में शुद्ध परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है कि एक परिवार ने वित्तीय रूप से कितना ज़्यादा बचत किया है उसी को केवल ये नापती है। उच्च शुद्ध वित्तीय बचत उच्च आर्थिक स्थिरता का संकेतक देती है। अगर आपके सेविंग्स ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो देश का, समाज का, लोगों का डोमेस्टिक रूप से काफ़ी अच्छा है। जब सेविंग कम होता है तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है कि किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन जब बुरा हो जाए तो फिर कोलैप्स कर सकता है संरचना। आपको याद होगा अमेरिका का आर्थिक संकट उस समय यही हुआ था। उसके कई वर्षों पहले से ही लोग वहाँ पर घरेलू बचत कम हो गया था उनका, और धीरे धीरे करके डेब्ट का एक चक्र शुरू हुआ और एक बैंक के कोलैप्स करने से सारे कोलैप्स होते चले गए। तो उसके पीछे भी क्रेडिट कार्ड कल्चर और भी कई सारे चीज़ों को जिम्मेदार माना गया था। तो भारत की इकोनॉमी में हमेशा से ही घरेलू बचत को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। लोग अभी भी कोशिश करते हैं कि ऋण लेकर सामान न लिया जाए। सामान जब भी खरीदें तो इस प्रकार से खरीदें कि भाई बचत भी हो और थोड़ा बहुत खरीद भी लें, लेकिन उसमें जब कमी होती है तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। घरेलू बचत और जीडीपी का अनुपात, घरेलू बचत और जीडीपी का अनुपात इसकी शुद्ध वित्तीय बचत एवं जीडीपी अनुपात, भौतिक बचत, जीडीपी अनुपात व सोने व आभूषणों का योग होता है घरेलू बचत और जीडीपी अनुपात में। गणितीय अभिव्यक्ति के रूप में घरेलू बचत बराबर क्या होता है? शुद्ध वित्तीय बचत, कितना रुपया आपने बचाया, भौतिक बचत और प्रस्वर्ण और आभूषण जो होते हैं इन चीज़ों को जोड़कर क्या निकाला जाता है कि डोमेस्टिक सेविंग कितना निकला है, घरेलू बचत जो है वो कितना निकला है। वित्तीय बचत, कोई फिजिकल रूप में आपने एसेट खरीदा तो वो बचत हो गया, और स्वर्ण और आभूषण अगर आपने खरीदा है तो वो बचत हो गया। दरअसल में निवेश माना जाता है, उसको बचत के तौर पर ही हम लोग देखते हैं कि ये खर्च नहीं है, ये क्या है? तो निवेश है। बचत पैटर्न में वर्तमान परिवर्तन क्या है? बढ़ा हुआ उधार और संपत्ति में स्थिरता। अधिक उधारी 2.5% तक होने से शुद्ध वित्तीय बचत -2% तक कम हो गई है, लेकिन भौतिक बचत और निवेश में आर्थिक अधिक वृद्धि केवल 0.3% तक नहीं हुई है। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो शुद्ध वित्तीय बचत है, जो सेविंग है वो कम हो गया है देश में। भौतिक और निवेश बजट जो है वो भी कम हो गया है देश में। बजट नहीं, बचत हो रहा है। बार बार मैं बचत बोल रहा हूँ लेकिन ट्विंग ट्विस्टर है इसलिए इस प्रकार का साउंड कर रहा होगा। दरअसल में सेविंग जो है वो कम हो गया, ये बोला जा रहा है इसमें। यह सरकार के उस दृष्टिकोण का खंडन करता है कि अधिक उधार लेने, शुद्ध वित्तीय बचत में कमी के कारण भौतिक बचत में वृद्धि हुई है। ये उस दृष्टिकोण का खंडन करता है क्योंकि सभी तरह के बचत जो हैं उन सभी में सेविंग में कमी हुई है। घरेलू बचत व सकल जीडीपी के अनुपात में 1.7 अंक की गिरावट आई है, जबकि सोने की सेविंग व सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात काफ़ी हद तक अपरिवर्तनीय ही रहा है। तो ये भी एक माना जा रहा है कि कुछ ऐसे फैक्टर दिख रहे हैं इकोनॉमी में जिसके कारण से जो डोमेस्टिक सेविंग है वो कम होता दिख रहा है। लोग इससे क्या होंगे? इससे लोगों के पास निवेश करने की क्षमता कम होती जाएगी। इकोनॉमी में निवेश नहीं होगा तो नए चीज़ों का सृजन नहीं होगा। लोगों के पास अगर बचत कम होगा तो अल्टीमेटली क्या कम हो जाएगा? डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड कम होने से क्या होगा? सप्लाई अगर वही रहा तो चीज़ें जो हैं इकोनॉमी में बिगड़ सकती हैं। चीन का कंडीशन याद कीजिए, पिछले साल जो चीन ने आर्थिक मंदी देखी अभी तक उससे उभर नहीं पाया है क्योंकि वहाँ पर घर बहुत सारे बन गए। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चीन के जीडीपी का 25% से ज़्यादा हिस्सा कवर करता है। वहाँ पर डिमांड कम हो गया। कोरोना के वेव के पश्चात से लोगों की जो बचत थी, सेविंग थी, वो कम हो गई, ख़त्म हो गई लगभग में। तो घर तो बहुत सारे बना लिए थे उन्होंने, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। तो घोस्ट टाउन जैसे बनने लग गए और पूरा इकोनॉमिक स्लो डाउन की कंडीशन बन गई थी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास में सेविंग नहीं था। मार्केट में लोग खरीदने नहीं जा रहे थे चीज़ों को। तो अगर सेविंग नहीं होगा
तो लोग खरीदेंगे नहीं तो डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम होगा सप्लाई वही रहेगा, तो चीज़ों के सही दाम नहीं मिलेंगे, इकोनॉमिक रूप से पूरा स्लो डाउन का माहौल बनता है। अगला देखिए क्या है इसमें, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, घरेलू वित्तीय संपत्ति और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में गिरावट। यानी कि इसमें यह कहने का तात्पर्य है, इकोनॉमी में टर्मिनोलॉजी डिफिकल्ट होता है, बाकी इकोनॉमी से आसान सब्जेक्ट है ही नहीं कोई, टर्मिनोलॉजी बस समझिए। इसमें यह कहने का है कि भाई समग्र अर्थव्यवस्था की तुलना में परिवार निर्धन हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले ही एक बहुत बड़े विशेषज्ञ ने कमेंट किया था कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर इसको डेवलपिंग नेशन क्यों कहा जा रहा है, डेवलपिंग नेशन क्यों, विकासशील क्यों कहा जा रहा है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि भाई विकासशील हम इसको क्यों कहते हैं, जबकि भारत जो है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, आपने भी सोचा होगा। तो इस पर अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के CEO थे, उन्होंने बोला कि भारत का जो पर कैपिटा इनकम है वो $11,000 अभी नहीं पहुंचा है, और विकसित देश उनको माना जाता है जिनका $11,000 के आसपास में हो। अभी हम 5,000 के आसपास में हैं। तो यानी कि इसका तात्पर्य ये है कि लोग जो है GDP बहुत ही बड़ी हो गई है, लेकिन लोग अभी भी उतने समृद्ध नहीं हो रहे हैं, असमानता का फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है। GDP बड़ी है, लोग निर्धन है, घरेलू बचत कम हो रहा है, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। ब्याज भुगतान बोझ, किसी निर्धारित ब्याज दर पर ब्याज दर व ऋण आय के अनुपात का उत्पाद होता है, और देश के में ब्याज भुगतान के बोझ में भी वृद्धि हो रही है। ब्याज भुगतान का बोझ किसी निर्धारित ब्याज दर पर, आपने कोई ब्याज लिया, आपने कोई ऋण लिया, तो उसमें ऋण लेते समय आपको पहले ही बता दिया जाता है कि भाई ब्याज दर क्या होगा इसका, उस हिसाब से आपको चुकाना पड़ता है, तो वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गया है। ब्याज दर और ऋण आय के अनुपात का उत्पाद होता है। ऋण से आय, डेब्ट टू इनकम अनुपात एक वित्तीय अनुपात है जो उधारकर्ता के कुल मासिक ऋण की तुलना में उसकी कुल मासिक आय से करता है। जो उधार करता है, जिसने उधार लिया है, उसकी मासिक ऋण, मान लीजिए उसको 5,000 रुपये मासिक ऋण देना है और उसकी मासिक आय है 10,000, तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वही होता है डेब्ट टू इनकम रेशियो। उच्च ऋण आय अनुपात इंगित करता है कि किसी व्यक्ति को अपने ऋण पर चूक का जोखिम हो सकता है, जबकि निम्न आय अनुपात दर्शाता है कि उसके पास अपने ऋण दायित्व को कवर करने के लिए अधिक प्रयोज्य आय है, डिस्पोजेबल इनकम है उसके पास में। अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए कमा रहा है कोई आदमी, और उसके ऊपर में 10,000 का ऋण है, तो वो क्या कर सकता है, आसानी से चुका सकता है। यानी कि ये क्या होगा, निम्न अनुपात को दर्शाएगा, निम्न डेब्ट टू इनकम रेशियो को दिखाएगा, लो डेब्ट टू इनकम रेशियो को दिखाएगा। वहीं पर आदमी की जो इनकम है वो है 15,000, और उसका खर्च घरेलू अलग कर दीजिए, और उसके अलावा उस पर 10,000, 20,000 या 50,000 रुपये का लोन है। इनकम है 15,000 और लोन है 1 लाख रुपए का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेब्ट टू इनकम रेशियो जो है बहुत ज़्यादा है। उसका खतरा है कि वो क्या कर सकता है, वो ऋण नहीं चुका पाएगा। वो हो सकता है कि ऋण नहीं चुका पाए और ये जो ऋण है वो बैड लोन में बदल जाए। हाल की अवधि इन दोनों चर DTI और ब्याज भुगतान में तीव्र वृद्धि से संबंधित है। परिवारों का ऋण आय अनुपात 2 कारकों कारण परिवर्तित हो सकता है। उच्च शुद्ध उधार आय अनुपात, जहां कुल उधार ब्याज भुगतान के बीच में अंतर हो। अगला क्या है कि यदि परिवार उच्च निवेश, मतलब कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, या उपभोग के वित्त पोषण को बढ़ाने का निर्णय लेता है, तो ये अंतर जो है उसमें बदलाव आ सकता है। ब्याज दरों में वृद्धि या नाम मात्र आय वृद्धि दर में कमी के कारण भी ये जो आपका डेब्ट और इनकम रेशियो है ये प्रभावित हो सकता है। डेब्ट इनकम रेशियो अभी मैंने आपको समझाया है। आपसे यही पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि डेब्ट और इनकम रेशियो से क्या तात्पर्य है, आप क्या समझते हैं। वहाँ पर आपको 4-5 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना होगा। इकोनॉमी का टर्मिनोलॉजी क्लियर कीजिए, बाकी ज़्यादा बड़ी चीज़ों में जाना नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि लोगों का अगर सेविंग कम हो जाएगा तो निवेश कम हो जाएगा, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए जोखिम उत्पन्न हो जाएगा। ओवरऑल अर्थव्यवस्था जो है उसमें हम ये तो देखेंगे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन लोग निर्धन हो सकते हैं। यदि ब्याज भुगतान में वृद्धि आय वृद्धि से, क्या तात्पर्य है इसका मतलब कि यदि ब्याज भुगतान में वृद्धि, जितना आप ब्याज भुगतान कर रहे हैं, मान लीजिए 5,000 कर रहे हैं ब्याज भुगतान, उसमें अगर वृद्धि होकर 7,000 हो गया है, लेकिन आपकी आय जो है उस वृद्धि से ये जो ब्याज भुगतान वृद्धि है ये ज़्यादा है। यदि ब्याज भुगतान वृद्धि आय वृद्धि से अधिक है तो ऋण आय अनुपात जो है वो बढ़ जाएगा, डेब्ट टू इनकम रेशियो जो है बढ़ जाएगा। और इसी बढ़ने को एक टर्मिनोलॉजी नाम दिया गया है, क्या बोला जाता है उसको, फिशर डायनेमिक्स बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि ब्याज दर में जो वृद्धि है वो ज़्यादा होता है इनकम में वृद्धि से। इससे वो ट्रैप बन जाता है जिसमें आदमी आसानी से फंस सकता है और कभी ब्याज नहीं चुका पाता है सही से।
घरेलू आय वृद्धि उधार दर से पीछे है भारत में। 19-20 2022-23 की अवधि के दौरान घरेलू प्रयोज्य आय की वृद्धि दर का औसत मूल्य 19-20 से 21-22 में 8% था और 19-20 से 22-23 में 9.3% रहा है। जबकि वेटेड एवरेज जो आपका लैंडिंग रेट है WALR जिसको कहा जाता है, भारित औसत उधार दर रहा है, वो 9.3 से 9.4% के बीच में रहा है। तो ये क्या दिखाता है कि भारत में घरेलू आय जो वृद्धि है वो उधार दर से पीछे चल रहा है। ऋण का जो उधार दर होता है वो तेजी से बढ़ रहा है, जबकि घरेलू आय में जो वृद्धि है वो कम रहा है इस अवधि के दौरान। इस अवधि के उधार दर का औसत मूल्य भारतीय रिजर्व बैंक के तिमाही आंकड़ों द्वारा तय किया गया है। ओके, अब अगला है कि इन सब का निहितार्थ क्या है। जितना आपने अभी तक पढ़ा, ये आपने पढ़ा कि डायनामिक्स है, अलग अलग चीज़ें हैं कि भाई बचत कम हो रहा है, सेविंग कम हो रही, इकॉनमी बढ़ रही, लोग गरीब हो रही, इन सब का निहितार्थ क्या है, इन सब का प्रभाव क्या पड़ सकता है। आपसे यही पूछा जा सकता है कि घरेलू बचत कम होने के निम्न में से क्या क्या प्रभाव देखे जा सकते हैं। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो इस प्रकार के ऑप्शन जो होते हैं उसमें कोरिलेट करना पड़ता है आपको कि क्या क्या इससे हो सकता है। पहला क्या होगा, ऋण अदायगी। यदि आय वृद्धि की तुलना में ब्याज दरें तेजी से बढ़ती है तो यह चुनौतीपूर्वक हो सकता है, क्योंकि इससे वित्तीय क्षेत्र पर दबाव पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें ऋण अदायगी के लिए संघर्ष करे परिवार से न्यूनतम ब्याज आय प्राप्त होगी। अगर लोगों का इनकम कम हो जाएगा, लोगों का बचत कम हो जाएगा, जो ऋण अदायगी करते हैं लोग वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। उपभोग मांग जो है इसे उच्च घरेलू ऋण द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। यदि परिवार आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस करेगा तो अधिक बचत कर सकता है, जिससे खर्च में कमी करेंगे। वो खर्च में कमी से क्या होगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा। अभी मैंने चीन का एग्जाम्पल दिया आपको, US का एग्जाम्पल दिया था, जिससे क्या होता है लोग सेविंग करने के लिए खर्च जो कर रहे हैं उसमें कटौती कर सकते हैं, और उस कटौती के कारण समग्र रूप से पूरी इकोनॉमी में स्लो डाउन की कंडीशन बन सकती है। मुद्रास्फीति से बचाव हेतु ब्याज दर, उच्च ब्याज दर। यदि मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई जाती है तो इससे घरेलू ऋण का बोझ बढ़ सकता है और वे ऋण जाल से ग्रस्त हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उच्च ब्याज दरें होने से परिवारों द्वारा अपने ऋणों के लिए भुगतान की जाने वाली धनराशि में भी वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था का वित्तीयकरण। घरेलू बैलेंस शीट में वित्तीय परिसंपत्ति की ओर से बदलाव का पता चलता है कि अर्थव्यवस्था अधिक वित्तीय होती जा रही है। इसका क्या तात्पर्य है कि आर्थिक गतिविधि का एक बड़ा हिस्सा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बजाय वित्तीय बाजारों पर केंद्रित हो जाएगा। यह अर्थव्यवस्था के लिए अधिक नाजुक और वित्तीय संकट के लिए प्रबंध बना सकता है। ऐसा ये सब एक डिस्कशन मात्र से शुरू हो गया था, जिसमें आर्थिक सलाहकार महोदय ने बोला कि लोग खर्च ज़्यादा कर रहे हैं इसलिए बचत लोगों की कम हो रही है, जबकि ऐसी परिस्थिति नहीं है। लोगों की बचत इसलिए कम हो रही है क्योंकि देश में इकोनॉमिक कंडीशन और भी कई सारे ऐसे बन रहे हैं, महंगाई ज़्यादा हो रही है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बड़ी मात्रा में धनराशि देना पड़ता है। इसके कारण से लोगों की बचत जो है वो कम हो रही है। जानबूझकर नहीं कम कर रहे हैं लोग खर्च करके, दरअसल में सैलरी वही है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इसके कारण से बचत कम हो रही है। टैक्सेशन का भी एक बहुत लंबा चौड़ा सा दौर चल रहा है, जिसमें हर चीज़ पर आपको दो बार टैक्स देना पड़ता है। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो वहाँ पर भी गाड़ी पर टैक्स देते हैं, फिर आप रोड पर चलते हैं तो उसका भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये दो चीज़ें भार किसके ऊपर में पड़ रहा है, तो लोगों की इनकम के ऊपर में पड़ रहा है। इसलिए समग्र रूप से बचत कम हो रही है। बचत कम होने का अगर लॉन्ग टर्म में रहा तो भोग भी कम हो सकती है, इकोनॉमिक स्लो डाउन की कंडीशन बन सकती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, कुछ टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखिएगा। ये जो टर्मिनोलॉजी अभी आपको मैंने बताया कि फिशर डायनामिक्स क्या होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। डेब्ट टू इनकम रेशियो को ध्यान में रखिएगा, क्या होता है समग्र घरेलू बचत, ये सब मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि तमिलनाडु के जो फार्मर्स हैं, मुल्ला पेरियार डैम जो है वो वहाँ पर एक और डैम का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला है कि जो केरल की गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है, उसकी अवमानना कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुल्ला पेरियार डैम के बारे में देखते हैं कि क्या है, कहाँ पर है, इसका इतिहास क्या रहा है, क्यों अभी फिर से विवाद उत्पन्न हो गया है। छोटा सा हिस्सा है, कवर करते फिर नेक्स्ट पर चलेंगे। मैपिंग भी उसमें समाहित है क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट जगह पर स्थित है मुल्ला पेरियार डैम, जो इकोलॉजी के दृष्टिकोण से काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। तो उसको देखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे हम लोग। मुल्ला पेरियार डैम देखिए कहाँ पर है, ये आपका केरल राज्य है। ये केरल राज्य है, आपको पता होगा। ये आपका इडुक्की रिजर्वायर है,
यही वो नदी है जो तमिलनाडु में प्रवेश करती है। यहीं पर मुल्ला पेरियार डैम है। यहाँ पर पेरियार टाइगर रिजर्व भी आपको दिखेगा। मुल्ला पेरियार डैम के ठीक बगल में यहाँ पर पेरियार टाइगर रिजर्व दिखेगा आपको। यहाँ पर ये डैम है और ये नदी बह रही है, केरल की तरफ से बह के तमिलनाडु की तरफ में जाती है। इडुक्की रिजर्वायर भी यहाँ पर केरल में बनाया गया है। और यहीं पर ये जो डैम है ये पुराना हो गया है, 123 वर्ष से ज़्यादा पुराना डैम है। इसमें कुछ दरारें वगैरह भी उत्पन्न हो गई है। तो केरल की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि नया डैम बनाया जाए। उसी का विरोध किया जा रहा है कि नया डैम नहीं बनना चाहिए, पुराना डैम ही सही है। नया डैम बनने से तमिलनाडु को वाटर की सप्लाई कम हो सकती है, जिससे उनका भारी नुकसान हो सकता है। लगभग 126 साल पुराना मुल्ला पेरियार बांध केरल के इडुक्की नदी जिले पर मुल्लयार और पेरियार नदी के संगम पर स्थित है। मुल्लयार और पेरियार नदी के संगम पर स्थित है। मुल्लयार और पेरियार नदी के संगम पर स्थित है। इस बांध की लंबाई 365.85 मीटर और ऊंचाई 53.66 मीटर है। इस ऊंचाई के कारण भी विवाद उत्पन्न हुए हैं कितनी बार। बांध का स्वामित्व, संचालन, रखरखाव तमिलनाडु के पास में है। बांध का स्वामित्व किसके पास में है, संचालन कौन करता है, रखरखाव किसके पास में है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के पास में है। तमिलनाडु ने सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन सहित कई उद्देश्यों के लिए इसे बनाए रखा है। लेकिन बार बार इस डैम के कारण से, जल संकट के कारण से इन दोनों राज्यों में भारी विवाद उत्पन्न होता है, क्योंकि दक्षिण भारत की नदियां बारहमासी नहीं है, वहाँ पर जल का संकट बना रहता है। इसलिए जो वर्षा जल है और नदियां हैं, तालाब हैं, यही मुख्य स्रोत हैं कृषि संबंधित चीज़ों के लिए और जीवन यापन के लिए भी। पेरियार नदी की मुख्य विशेषता, पेरियार नदी 244 किलोमीटर की लंबाई के साथ केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है। इसे केरल की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये केरल के राज्य की 12मासी नदियों में से एक है। कौन सी, तो पेरियार नदी। कावेरी नदी, पेरियार नदी कुछ ऐसी नदियां हैं दक्षिण भारत में होते हुए भी उनमें 12 महीने जल रहता है। थोड़ा बहुत तो रहता ही है, जल की कमी उसमें सामान्य तौर पर नहीं होती, इसीलिए इनके जल के बंटवारे को लेकर काफ़ी विवाद उत्पन्न होते हैं। पेरियार नदी पश्चिमी घाट के शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। पेरियार की मुख्य सहायक नदियां हैं मथिरपुजा, मुल्लायार और चेरुथोनी। पेरिंजन कुट्टी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। जरूर ध्यान में रखिएगा पेरियार नदी के बारे में। अब इसी जगह पर दूसरा डैम बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका भारी विरोध हो रहा है तमिलनाडु में। वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वर्तमान का जो बांध है वो सही कंडीशन में है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगना चाहिए किस पर, तो केरल गवर्नमेंट पर। तमिलनाडु की गवर्नमेंट से किसान यूनियन ने ये बोला है कि कृपया करके आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके सेंट्रल पुलिस फोर्स को भेजा जाए और डैम कंस्ट्रक्शन को रोका जाए। इस चीज़ को लेकर भी चर्चा हो रही है। साथ में किसान यूनियन ने मांग की है तमिलनाडु गवर्नमेंट से कि केरल गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करना चाहिए कि आप कृपया करके कंस्ट्रक्शन मत कीजिए डैम का, क्योंकि इससे जल का प्रवाह रुक सकता है। तमिलनाडु के किसानों की कमर टूट सकती है पानी की कमी के कारण। दरअसल में उनको ये भरोसा नहीं है कि केरल गवर्नमेंट जो है उनको पानी की सप्लाई करती रहेगी। वो ये डर संभावना जताते हैं कि इससे पानी के सप्लाई पर प्रभाव पड़ सकता है। वर्तमान में जितना पानी उनको मिलता है उससे कम पानी उनको मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसका लोकेशन जरूर ध्यान में रखिएगा। पेरियार टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, ये भी ध्यान में रखिएगा। इडुक्की रिजर्वायर जो है वो किस नदी पर बना है ये भी ध्यान में रखिएगा। किस दो नदी के संगम पर है ये, अभी मैंने बताया कि मुल्लयार और पेरियार नदी के संगम पर केरल के इडुक्की जिले में ये डैम लगभग में स्थित है। 126 साल पुराना है और ये तमिलनाडु और केरल के बीच में जल विवाद का मुख्य कारण बनता है। पेरियार नदी के बारे में भी बता दिया है मैंने। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक है कि आपको मैंने कल ही बताया था कि पापुआ न्यू गिनी में भीषण स्तर पर लैंडस्लाइड की घटना देखी गई है। अपने मणिपुर ने मिजोरम राज्य और नॉर्थ ईस्ट के कई सारे राज्यों में भी लैंडस्लाइड की घटना देखी गई है। क्यों देखी गई, क्योंकि भारी वर्षा के कारण से वहाँ पर लैंडस्लाइड की घटना देखी गई है। भारत में सिक्किम राज्य है जिसने लैंडस्लाइड की भविष्यवाणी के लिए अपना एक टेक्नोलॉजी स्थापित किया था। सिक्किम राज्य में लैंडस्लाइड मुख्य रूप से दो कारण से आते। पहला कारण है आपका प्राकृतिक में अगर देखें तो भूकंप है, पहला कारण भूकंप है प्राकृतिक में। दूसरा कारण है अत्यधिक वर्षा। अब देखिए भूकंप की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, इसलिए भूकंप आधारित लैंडस्लाइड की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। अत्यधिक वर्षा के पश्चात लैंडस्लाइड की जो घटना होती है उसका भविष्यवाणी करना काफ़ी हद तक संभव है, उसको रोका भी जा सकता है। तो भारत में इस चीज़ को लेकर प्लानिंग करनी चाहिए। भारत का अधिकांश राज्य चाहे वो हिमालयन स्टेट हो, अगर भारत का मैप
मैप बनाएंगे, चाहे वो हिमालयन स्टेट हो, नॉर्थ ईस्ट के इंक्लूडिंग, या फिर आप पश्चिमी घाट के राज्य हों, यहाँ पर अक्सर भूस्खलन की घटना देखी जाती, लैंडस्लाइड की घटना देखी जाती है। कई सारे लोगों की मृत्यु भी होती है। अभी वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से आपको घटनाएं देखने को मिल रही होंगी। अभी सबसे ज़्यादा जो लैंडस्लाइड हुआ है वो आपको पता ही होगा, रीमल चक्रवात के कारण से नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भारी स्तर पर लैंडस्लाइड की घटनाएं देखी गई हैं। 10 से 20 लोगों के बीच में मृत्यु भी हुई है। लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं को कम करने का सबसे शानदार सा उपाय है पेड़ लगाना, सबसे शानदार सा उपाय है। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है अलग अलग पहाड़ के एरिया जहां पर लैंडस्लाइड हो सकते हैं वहां पर आर्टिफिशियल तरीके से पहले ही करवा देना लैंडस्लाइड, ताकि लोगों को जान न जाए। जब वो अपने आप हो तो हम खुद ही क्या करते हैं, तो छोटे मोटे झटके देकर उस लैंड को नीचे ला सकते हैं, ये कर सकते हैं। उसके अलावा क्या उपाय हो सकता है, पेड़ लगाना तो बता ही दिया मैंने। एक कंक्रीट का बहुत ही मजबूत सा यहाँ पर दीवार बना दिया जाए, जिससे क्या हो कि लैंडस्लाइड होने के पश्चात भी उसको रोका जा सके। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ हमें उन डेंजरस क्षेत्रों को पहले से ही मैप कर लेना चाहिए, वहाँ पर लोगों की एक्टिविटी को बंद कर देना चाहिए, कंस्ट्रक्शन इत्यादि चीज़ों पर थोड़ी सी रोक लगानी चाहिए, जिससे वाइब्रेशन उत्पन्न होता है और उसके पश्चात लैंडस्लाइड की घटना देखी जाती है। अपने देश का कंडीशन अभी मैंने आपको बताया है। अब देखिए यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी को भारत सरकार ने $1 मिलियन करीब में मदद देने की घोषणा की है, क्योंकि वहाँ पर 2000 से अधिक लोग ज़मीन में दब गए हैं। अभी उम्मीद की जा रही है कि इससे भी भयानक लैंडस्लाइड वहाँ पर फिर से आ सकता है। सोचिए कितने भारी स्तर पर लोगों की जान गई, 2000 लोग मिट्टी के नीचे दब गए। 2000 बहुत बड़ी संख्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, ये आपको मैंने बता दिया है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, ये बड़ी कंपनियां हैं, बिग टेक कंपनियां जो हैं, गूगल, अमेजॉन और फेसबुक और जो एप्पल वगैरह कंपनियां हैं बड़ी बड़ी यूएस की, उन्होंने बोला है कि भारत सरकार को डिजिटल कंपटीशन बिल जैसी चीज़ें नहीं लानी चाहिए। यूरोपियन यूनियन के तर्ज पर भारत सरकार डिजिटल कंपटीशन बिल जैसी चीज़ों को लाने जा रही है, जिसके कारण से ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये आशंकित हैं कि भारत में व्यापार करना आसान होगा या मुश्किल होगा, खर्च बढ़ जाएगा, यूजर आधारित कॉस्ट बढ़ जाएगा। यूरोपियन यूनियन ने अपने यहाँ पर इसी तरह का एक एक्ट लाया है, डिजिटल कंपटीशन बिल तरह का एक्ट लाया। अब ये क्या होता है, भारत में अभी प्रपोज्ड ही है, ये अभी लाया नहीं गया है, प्रपोज्ड ही है। ये आने वाले सेशन में हो सकता है कि मानसून सेशन शुरू हो, जो भारत सरकार नए गठन के सरकार के पास साल से हो, उसमें लाया जा सकता है। किसको, तो एंटी ट्रस्ट बिल को लाया जा सकता है, जिसको सामान्य तौर पर डिजिटल कंपटीशन बिल भी कहा जाता है। इंडिया का डिजिटल कंपटीशन बिल। यूरोप का इसी प्रकार का डिजिटल मार्केट एक्ट 2022 है। यूरोपियन यूनियन का एक्ट का क्या नाम है, डिजिटल मार्केट एक्ट 2022। डिजिटल मार्केट एक्ट 2022 यूरोपियन यूनियन ने लाया था। उसी प्रकार का भारत सरकार भी डिजिटल कंपटीशन बिल लाने जा रही है, अगले सत्र में ला सकती है। इसको लेकर बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके बीच में थोड़ा सा भय है कि हम सही से व्यापार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से बिल शानदार होगा, क्योंकि कंपनियां जब इतनी बड़ी हो जाएं कि वो आपके देश को प्रभावित कर सकती हैं, तो उन पर लगाम जरूर लगाना चाहिए। मॉडर्न युग की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस तरह का घटना ना हो हमारे साथ में, इसके लिए उन पर कुछ हद तक तो लगाम लगना ही चाहिए। देखिए क्या है, इस एक्ट के बारे में डिटेल में समझते हैं। केंद्र सरकार ने यूरोपीय संघ के डिजिटल मार्केट अधिनियम के समान भारत में भी पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी डिजिटल उद्यमिता प्रवेश के लिए डीसीबी मसौदा तैयार कर रही है। डिजिटल कंपटीशन बिल 2024। इसमें प्रतिस्पर्धा रोधी प्रथाओं को वास्तव रियल टाइम में होने से पहले रोकने के लिए अनुमानित मानदंड निर्धारित करने का भी प्रावधान किया गया है, जो बाजार में कंपटीशन को खत्म करके मोनोपोली कायम करने की कोशिश करेंगे। मोनोपोली का क्या तात्पर्य होता है कि एक ही अगर दुकान होगा पूरे इलाके में और कोई दुकान नहीं होगा, दूर दराज तक क्षेत्रों तक एक ही दुकान होगा, तो वो दुकान वाला आपको 20 रुपये का सामान अगर 25 रुपये में देगा तो भी आप लेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मोनोपोली है। वहीं उसके बगल में 3-4 वैसे ही दुकान खुल जाएँ तो 20 रुपये का सामान हो सकता है कि बोले कि आप उसको 19 रुपये में ही ले जाओ, क्योंकि उसको मार्केट में रहना होगा। तो मोनोपोली यही होता है, और प्रतिस्पर्धा इसी को कहा जाता है। प्रतिस्पर्धा हमेशा यूजर्स के लिए अच्छा होता है, यूजर्स के लिए अच्छा होता है। इसमें अत्यधिक जुर्माना का भी वादा है। इस कानून के लागू होने की स्थिति में बड़ी तकनीकी कंपनियों को अपने विभिन्न प्लेटफॉर्मों में मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है, जो कि बेशुद्ध रूप से जरूरी भी है, करना भी चाहिए इनको परिवर्तन। डीसीबी मसौदे की मुख्य विशेषता क्या है? डीसीबी कुछ डिजिटल उद्यमों को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल उद्यम के रूप में नामित करने का प्रस्ताव करता है। सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल इंटरप्राइजेज, मतलब कि बहुत बड़े इंटरप्राइजेज उनको नामित किया जाएगा। फिर उनके साथ में गवर्नमेंट क्या करेगी, तो चेस खेलेगी। किसी कंपनी को SSD नामित करने के लिए निम्नलिखित मात्रात्मक पैरामीटर होंगे। यदि पिछले 3 वित्तीय वर्ष भारत में इसका टर्नओवर 4000 करोड़ रुपए से कम नहीं है और इसका वैश्विक कारोबार 30 बिलियन से कम नहीं है, $30 बिलियन से कम नहीं है,
तो उनको हम इस लिस्ट में शामिल कर देंगे। भारत में इसका सकल व्यापारिक मूल्य 16,000 करोड़ रुपए से कम नहीं है या इसका वैश्विक बाजार पूंजीकरण $75 बिलियन से कम नहीं है। इन कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली मुख्य डिजिटल सेवा में कम से कम 1 करोड़ अंतिम उपयोगकर्ता या 10,000 व्यावसायिक उपयोगकर्ता होने चाहिए। 1 करोड़ यूजर या 10,000 क्या होने चाहिए, तो कमर्शियल यूजर होने चाहिए। या फिर 16,000 करोड़ रुपए का व्यापारिक मूल्य हो, $75 बिलियन से उसका वैश्विक मूल्य हो कम, मतलब ज़्यादा हो, 30 बिलियन से कम नहीं हो इसका वैश्विक कारोबार। इन सभी क्राइटेरिया का आधार पर जो लोग शामिल होंगे उनको इसमें शामिल किया जाए। उनको समय समय पर थोड़े बहुत झटके दिए जाएंगे ताकि वो अपने हैसियत में काम करें। इन मानदंडों के अंतर्गत न आने वाली कंपनियां, संस्थाओं को भी उनके वैश्विक टर्नओवर, सकल व्यापारिक मूल्य, भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या का आधार पर SSDE में घोषित किया जा सकता है। यदि कोई कंपनियां इस मानदंड में नहीं है लेकिन फिर भी वो अगर इन पैरामीटर को पूरा कर रही हैं तो भी उनको हम डाल सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट के पास में शक्ति होगी को किस कंपनियों को शामिल करे, पैरामीटर पहले ही डिसाइड कर दिया गया है। SSDE संस्थाओं के लिए निर्धारित दायित्व, अब इसको आप अगर याद नहीं रखेंगे, ये एक्ट जब बन जाएगा उसके बाद सवाल पूछा जाएगा। पहली बात तो ये क्लियर कर दूं मैं, ये एक्ट जब बन जाएगा तब सवाल पूछा जाएगा। आपसे ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि डिजिटल जो हम बिल ला रहे हैं ये किससे हमने कॉपी किया है, किससे हमने सीखा है, तो यूरोपियन यूनियन के तर्ज पर लाया जा रहा है। क्यों लाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य होगा, तो बड़ी टेक कंपनियों के थोड़ा बहुत उन पर लगाम लगाना। निर्धारित दायित्व क्या होगा, स्वयं को प्राथमिकता देने से बचना। ऐसा नहीं होगा कि अमेजन के प्लेटफॉर्म पर खरीदने जा रहे तो सारे सामान अमेजन के ही बताए जा रहे हैं। तीसरे पक्ष के अनुप्रयोग पर प्रतिबंध लगाना, स्टीयरिंग रोधी नीतियों को लागू करना, डेटा उपयोग अधिकारों का सम्मान करना, अंतिम उपयोगकर्ता और व्यावसायिक उपयोगकर्ता के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवहार सुनिश्चित करना। किसके साथ में, आपके साथ में, और कोई डिजिटल रूप से कमर्शियल अगर उसका उपभोक्ता है, दोनों के साथ में बिल्कुल निष्पक्ष आपको व्यवहार करना पड़ेगा। पूर्वानुमति विनिमय का प्रस्ताव, इस मसौदा में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को पूर्व एक्स एंटे तरीके से किसी घटना घटित होने से पहले हस्तक्षेप करते हुए चुनिंदा रूप से बड़े डिजिटल उद्यमों को विनियमित करने में सक्षम बनाने को बंद किया गया है। भारत सरकार का एक आयोग है, बड़ा ही शानदार सा, बहुत ही कठोर फैसले लेती है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करके है। उसको ये बहुत बड़ी शक्ति दी गई है कि कोई घटना घटित होने से पहले ही वो कंपनियों के खिलाफ में रेगुलेशन ला सकती है, उनको रेगुलेट कर सकती है, उनको कम या ज़्यादा कर सकती है। वर्तमान में भारत प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत में एक पूर्व पश्चात अविश्वास ढांचे का पालन करता है कि बाद में घटना घटित होने के पश्चात जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अपना फैसले लेती है, लेकिन इसके बाद वो पहले ही ले सकती है। वर्तमान कानून की सबसे बड़ी समस्या यह है कि बाजार दुरुपयोग घटनाओं के बाद विनिमय के क्रियान्वयन में देरी हो जाती है, लेकिन वर्तमान जो एक्ट है इसी कमी को हम लोग दूर कर रहे हैं और अपने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ये हम अधिकार देंगे कि आप पहले ही फैसला लेकर लगाम लगा सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं इन कंपनियों को। दंड व्यवस्था का प्रावधान किया गया है इसमें प्रावधान है कि यदि SSDE वही जो लिस्ट में शामिल होंगे इन शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर उनके वैश्विक कारोबार का 10%, आप जो सुनते हो ना कि यूरोपियन यूनियन ने फेसबुक पर लगाया $20 बिलियन का क्या लगाया, तो जुर्माना। तो वो क्यों लगाती है, क्योंकि उसका वैश्विक मूल्य जितना बड़ा है उसके 10% का जुर्माना लगाया जाता है। अब मान लीजिए फेसबुक पर 1 लाख का जुर्माना लगेगा, ये मजाक ही होगा ना, इतनी बड़ी कंपनी पर 1 लाख का जुर्माना, है ना। सहयोगी डिजिटल उद्यम, एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइजेज का प्रस्ताव इस भूमिका को समझते हुए कि प्रमुख प्रौद्योगिकियां समूह की एक कंपनी द्वारा एकत्र किया गया डेटा अन्य समूह की कंपनियों का लाभ पहुंचाने भूमिका निभा सकता है, इसमें ADE को नामित करने का प्रस्ताव किया गया है। मान लीजिए फेसबुक ने कोई डेटा बहुत बड़े स्तर पर कलेक्ट किया, उसको वो अपने किसी संबंधित या किसी और कंपनी के साथ में साझा करके खूब बड़े स्तर पर व्यापार कर रही है। यदि किसी समूह की इकाई को एक सहयोगी इकाई के रूप में निर्धारित किया जाता है तो मुख्य कंपनी द्वारा दी जाने वाली मुख्य डिजिटल सेवा के साथ उसकी भागीदारी स्तर के आधार पर उनके पास SSDE के समान दायित्व भी होंगे। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये एक्ट जब बन जाएगा तब ये ज़्यादा पूछा जाएगा आपके मेंस एग्जामिनेशन में। फिलहाल आपको बेसिक जानकारी इसके बारे में ज़रूर होनी चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये एक्ट जो है आने वाले समय में आपको PT मेंस में ज़रूर टकराएगा, मतलब ज़रूर टकराएगा, क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका होगी अगर ये एक्ट लाया जाता है तो। और भारत सरकार जिस मूड में है इस एक्ट को ज़रूर लाएगी, भले ही कोई विरोध करे या कुछ भी करे। नेक्स्ट है आपका कि RBI ने कल एक शानदार सा प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया है। प्रवाह पोर्टल क्या होगा,
रेगुलेशन से संबंधित किसी को कोई अनुमति लेना है आरबीआई से, तो आप डायरेक्ट जो रिटेलर हैं या कोई फिनटेक कंपनियां हैं तो डायरेक्ट आरबीआई से परमिशन वगैरह ले सकती हैं। तो प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम के तौर पर होगा कि आपको आरबीआई से कई सारे चीज़ों के लिए अनुमति को लेकर बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा, विजिट नहीं करना पड़ेगा। आप प्रवाह पोर्टल पर जाकर आरबीआई से जुड़े हुए चीज़ों से अनुमति ले सकते हैं। फिनटेक कंपनियां हों या रिटेलर हों, वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? तो अनुमति ले सकते हैं। इसी को लेकर प्रवाह पोर्टल को कल लॉन्च किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, ये ध्यान में रहेगा आपको, प्रवाह पोर्टल किससे संबंधित है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि ला नीना की कंडीशन बन रही है भारतीय मानसून में, जिसके कारण से भारतीय मानसून का जितना उम्मीद की जा रही है उससे अधिक वर्षा देखने को हमें मिल सकती है। अल नीनो की कंडीशन कम हो गई है, ला लीना की कंडीशन अब बनने जा रही है। अल नीनो की कंडीशन पिछले कुछ वर्षों से चल रही थी, अब ला लीना की कंडीशन शुरू होने जा रही है। अल नीनो में क्या होता है? अल का मतलब अकाल, ध्यान रख दीजिएगा। अल का मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ, होता नहीं है, ये स्पेनिश शब्द है। अल नीनो, ला लीना, ये सब स्पेनिश वर्ड है। ओके, अल नीनो, अल का मतलब औ से अकाल, इस प्रकार से जोड़िएगा। भारत में सूखा पड़ेगा। ला नीना, ला नीना, इसका तात्पर्य क्या होगा? इसका होगा कि भारत में सूखा नहीं पड़ेगा, खूब वर्षा होगी, जम के वर्षा होगी। तो वही कंडीशन होने वाली है। भूमध्य प्रशांत महासागर में ला लीना की स्थिति लगातार तीसरे वर्ष बनी हुई है, जो कि एक असामान्य परिघटना है। ला लीना का वर्तमान चरण सितंबर 2020 से प्रचलित चल रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 1950 के दशक के बाद से 2 वर्ष अधिक समय तक ला लीना के प्रचलन को केवल 6 बार दर्ज किया गया है और फिर से अभी ला लीना की कंडीशन बन रही है। अब भारतीय मौसम विभाग क्या बोल रहा है वो तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन देखिए कि होता क्या है अल नीनो और ला लीना। ला लीना, अल नीनो शब्द का संदर्भ प्रशांत महासागर की समुद्री सतह के तापमान में समय समय पर होने वाले बदलावों से है। ये एक प्राकृतिक है। क्या है ये? एक नेचुरल घटना है। क्या है ये एक नेचुरल घटना है। ये नेचुरल घटना है, ये मैन मेड नहीं है। हाँ, जलवायु परिवर्तन का या समुद्र के तापमान बढ़ने घटने का इस पर प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन ये एक नेचुरल साइकिल है जो समय समय पर होती है, समय समय पर होती है। इसमें जो ट्रेड विंड है उनकी दिशा बदल सकती है। उसके अलावा समुद्र का जो तापमान है, ऊपरी सतह का तापमान, उसमें परिवर्तन हो सकता है। प्रशांत महासागर एक कटोरा जैसा है। कभी इस क्षेत्र का अगर तापमान बढ़ जाता है तो यहाँ पर अधिक वर्षा देखने को मिल सकती है, और अगर इस क्षेत्र का तापमान जो है वो बढ़ जाता है तो यहाँ पर आपको अधिक वर्षा देखने को मिलती है। चूँकि एक साइकिल जैसा इसमें जल का प्रवाह होता है, इसलिए अगर यहाँ का तापमान ज़्यादा होगा तो यहाँ का कम हो जाएगा, और अगर यहाँ का कम है तो यहाँ का ज़्यादा हो जाएगा। ये चलता रहता है, इसलिए इसको ऑसिलेशन बोलता है। ऑसिलेशन अगर आपने फिजिक्स से पढ़ा होगा, ऑसिलेशन का सामान्य अर्थ होता है दक्षिणी दोलन टाइप का, यानी कि ये रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है कि निश्चित समयावधि में 7 साल से 3 साल के बीच में इसका रिपीट का समयावधि माना जाता है। कभी कभी उससे पहले भी आ जाती है, अनप्रिडिक्टेबल टाइप की है, लेकिन कई बार प्रिडिक्ट कर लिया जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर इसमें क्या होता है कि रिपीटेशन होता रहता है एक साइकिल के तौर पर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका क्या तात्पर्य है। भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के क्षेत्र में सतह पर वायु दाब सामान्य से अधिक होने पर ला नीना की स्थिति उत्पन्न होती है। इसकी उत्पत्ति का सबसे प्रचलित कारण व्यापारिक पवनों का पूर्व की ओर से काफ़ी तीव्र गति से प्रवाहित होना होता है, और इसके कारण से ला नीना उत्पन्न होती है। ला नीना उत्पन्न होगी तो दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रों में सूखे की कंडीशन बनेगी, और भारत और चीन के इलाकों में अधिक वर्षा की कंडीशन बनेगी। अल नीनो उस कटिबंधीय प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में भूमध्य रेखीय मतलब विषुवत के आसपास के क्षेत्र में समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थिति में आए बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना को अल नीनो कहा जाता है। अल नीनो के दौरान मध्य व पूर्व भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर सतह का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। कहाँ पर? तो मध्य में, और कहाँ पर? तो प्रशांत महासागर के पूर्वी भूभाग में ये गर्म हो जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली पवनें कमजोर पड़ती हैं। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का गर्म सतह वाला पानी भूमध्य रेखा के साथ पूर्व की ओर बढ़ने लग जाता है। ला नीना की स्थिति में इन क्षेत्रों में समुद्री सतह का तापमान कम हो जाता है, तो उल्टा हो जाता है। अल नीनो में क्या हो जाएगा? समुद्री सतह का तापमान बढ़ जाएगा, जबकि अल नीनो की स्थिति मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर समुद्री सतह का तापमान असामान्य रूप से अधिक हो जाता है। तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, वर्षा अधिक होगी। तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा, वर्षा कम होगी। यही वो साइकिल है जो समय के साथ में रिपीट होती रहती है।
दोनों परिघटना प्रायः 9 से 12 महीनों तक रहती है, किंतु असाधारण परिस्थितियों में कई वर्षों तक ये रह सकती है। इन दोनों ही स्थितियां प्रायः 3 से 7 वर्षों में दिखाई देती है। अल नीनो दक्षिणी दोलन, अल नीनो साउथ ऑसिलेशन प्रमुख जलवायु चालकों में से एक है, जिसके लिए मध्य व भूमध्य प्रशांत महासागर क्षेत्र के समुद्र के सतह के तापमान का निरंतर अवलोकन किया जाता है। और अभी जो वर्तमान अवलोकन किया गया है कि लाल नीना की कंडीशन बन रही है, और इसके कारण से भारत में आपको मानसून में अधिकता देखने को मिल सकती है, अधिक वर्षा देखने को मिल सकती है। ओके, देखिए अगला क्या है कि अल नीनो की घटना 1 वर्ष अधिक समय के लिए नहीं रहती है, जबकि ला नीना की घटनाएं 1 वर्ष से 3 वर्ष तक बनी रह सकती है। दोनों परिघटनाएं उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल के दौरान चरम पर होती हैं। अब यही लाइन आपसे पूछ लिया जाएगा कि अल नीनो की घटनाएं सामान्य तौर पर लंबे समय के लिए चलती हैं, तो आप वहाँ पर बोलेंगे नहीं, ये गलत होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष तक के लिए रहती है। जबकि ला नीना सूखे की कंडीशन लंबा चल सकता है, वर्षा का कंडीशन कम चल सकता है। इतना भी ध्यान में रख लेंगे तो आप एग्जाम में कोरिलेट कर लेंगे उसको, और अच्छे से आप उसको कर लेंगे। तो ये ध्यान में ज़रूर रख लीजिएगा छोटे छोटे फैक्ट को। बाकी आपको डिटेल में कभी इस पर मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये ज्योग्राफी का सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये। अल नीनो, ला नीना, इसमें साउथ ऑसिलेशन समझाना होता है, काफ़ी डिटेल में होता है। किसी दिन अलग से ही समझाऊंगा, तभी आप समझ पाएंगे अच्छे से। वर्तमान के लिए आप इसको याद रख सकते हैं। आज का न्यूज़ वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। टेस्ट के बारे में सब कुछ मैं अलग से इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप पैनिक मत होइएगा, अलग से इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।